अध्याय 1। ब्यूलियो का बड़ा घंटा बज रहा था। जंगल के पार दूर दूर तक उसकी संगीतमय गूंज और गर्जना सुनाई देती थी। लॉकडाउन के पीट काटने वाले और एक्स नदी के मछुआरे उमस भरी गर्मियों की हवा में उठती गिरती दूर की धड़कन सुन रहे थे। उन इलाकों में यह एक आम आवाज थी, उतनी ही आम जितनी नीलकंठों की चहचहाहट और बिटर्न पक्षी की गूंज। फिर भी मछुआरों और किसानों ने सिर उठाकर एक दूसरे से सवालिया नजरों से देखा, क्योंकि एंजलस की घंटी जा चुकी थी और वेस्पर्स अभी बहुत दूर था। ब्यूलियो का बड़ा घंटा क्यों बज रहा था जब परछाइयां न तो छोटी थीं और न लंबी। एब्बे के चारों ओर मॉन्क अपनी अपनी जगह से आ रहे थे। गुंथी हुई बलूत और काईभरे बीच की लंबी हरी गलियारों से नीचे सफेद चोगे वाले भाई इस आवास पर इकट्ठा हो रहे थे। अंगूर के बाग से, रस निकालने के हौज से, बैल फार्म से, मिट्टी के गड्ढों और नमक के खेतों से, यहाँ तक कि दूर के सोली के लोहे के कारखाने और सेंट लियोनार्ड्स की बाहरी ग्रेंज से भी सब अपने कदम घर की तरफ मोड़ चुके थे। यह कोई अचानक बुलावा नहीं था। एक तेज संदेशवाहक पिछली रात को एब्बे की बाहरी बस्तियों में दौड़ाया गया था और हर मॉन्क के लिए आदेश छोड़ आया था कि दोपहर के बाद तीसरे घंटे तक सब क्लॉइस्टर में वापस आ जाएं। इतना जरूरी संदेश बूढ़े लेब्रदर अथनेजियस की याद में भी नहीं आया था, जो बैन नोकबर्न की लड़ाई के 1 साल बाद से एब्बे का दरवाजा घंटा साफ कर रहे थे। कोई अजनबी जो न तो इस एब्बे को जानता और न ही इसके विशाल संसाधनों को, वह भाइयों की शक्ल देखकर ही अंदाजा लगा सकता था कि उन्हें कितने अलग अलग कामों के लिए बुलाया जाता था और उस व्यस्त फैले हुए जीवन का कितना बड़ा केंद्र यह पुराना मठ था। जैसे जैसे वे 2-2, 3-3 करके गंभीरता से अंदर आ रहे थे, झुके सिर और बुदबुदाते होठों के साथ, बहुत कम ऐसे थे जिनके शरीर पर उनकी रोजमर्रा की मेहनत के निशान न दिखते हों। 2 भाई थे जिनकी कलाइयाँ और बाहें लाल अंगूर के रस से रंगी थीं। वहाँ एक दाढ़ी वाला भाई था जिसके कंधे पर चौड़ी कुल्हाड़ी और लकड़ियों का गट्ठर था, और उसके साथ एक और चल रहा था जिसकी बाह के नीचे कैंची थी और उसके पहले से सफेद चोगे पर अब भी सफेद ऊन चिपकी थी। एक लंबी बिखरी टोली कुदाल और फावड़े लिए थी और सबसे पीछे वाले 2 भाई ताजी पकड़ी गई कार्प मछलियों की एक बड़ी टोकरी के बोझ से लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि अगला दिन शुक्रवार था और 50 थालियां भरनी थीं और उनके पीछे उतने ही तगड़े खाने वाले थे। पूरी भीड़ में शायद ही कोई ऐसा था जो मेहनत से दागदार और थका हुआ न हो, क्योंकि एबट बेरघेश अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सख्त आदमी थे। इस बीच जरूरी मौकों के लिए बने चौड़े और ऊंचे कक्ष में एबट खुद बेसब्री से इधर-उधर टहल रहे थे। उनके लंबे सफेद और बेचैन हाथ आगे आपस में बंधे हुए थे। उनके पतले, चिंता से घिसे नैनंक्ष और धंसी हुई कमजोर गाल बताते थे कि उन्होंने सचमुच उस अंदरूनी दुश्मन को हराया है जिसका सामना हर आदमी को करना पड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने बहुत कुछ सहा भी था। अपनी भावनाओं को कुचलने में उन्होंने खुद को ही लगभग कुचल डाला था। फिर भी उनका शरीर जितना कमजोर था, उनकी झुकी भौहों के नीचे से कभी कभी तेज ऊर्जा की एक चमक निकलती थी, जो लोगों को याद दिलाती थी कि वह एक लड़ाकू खानदान से आते हैं। और इस समय भी उनके जुड़वा भाई सर बार्थोलोम्यू बेरघेश उन सख्त योद्धाओं में से एक मशहूर नाम थे जिन्होंने पेरिस के दरवाजों के सामने सेंट जॉर्ज का क्रॉस गाड़ दिया था। भिंचे होंठ और घुमड़ती भौं के साथ वह बलूत के फर्श पर इधर से उधर चल रहे थे, तपस्या की जीती जागती मूरत, जबकि बड़ा घंटा अब भी उनके सिर के ऊपर गरज और गूंज रहा था। आखिरकार शोर 3 आखिरी नपीतुली धड़कनों में खत्म हुआ और उनकी गूंज बंद होने से पहले ही एबट ने एक छोटा घंटा बजाया जिसने एक लेब्रदर को उनके सामने बुला लिया। क्या सब भाई आगे? उन्होंने धार्मिक घरों में इस्तेमाल होने वाली एंग्लो फ्रेंच बोली में पूछा। वे आ गए हैं,
दूसरे ने आंखें नीची किए और हाथ छाती पर बांधे हुए जवाब दिया, सब। 32 सीनियर और 15 नौसिखिए। परम पूज्य पिताजी, स्पिकेरियम के ब्रदर मार्क को तेज बुखार है और वह नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुखार हो या न हो, उन्हें मेरे बुलावे पर आना चाहिए था। उनकी आत्मा को अनुशासन की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे इस अब्बे के बहुत से और लोगों को। तुम खुद ब्रदर फ्रांसिस 2 बार अपनी आवाज ऊंची कर चुके हो। ऐसा मेरे कानों तक आया है जब रेफेक्ट्री में पाठक परमेश्वर के परमधन्य संतों के जीवन का पाठ कर रहा था। तुम्हें क्या कहना है? ले ब्रदर नम्र और चुप खड़ा रहा। उसकी बाहें अब भी सामने बंधी हुई थीं। 1000 एवे और उतने ही क्रेडो वर्जिन के मंदिर के सामने बाहें फैलाए खड़े होकर बोलने से शायद तुम्हें याद दिलाने में मकद मिले कि सृष्टिकर्ता ने हमें 2 कान और सिर्फ एक मुंह दिया है। इस बात की निशानी कि एक के मुकाबले दूसरे के लिए दुगना काम है। नौसिखियों का मास्टर कहाँ है? वह बाहर हैं, परम पूज्य पिताजी। उन्हें यहाँ भेजो। लकड़ी के फर्श पर सैंडल की आवाज गूंजी और लोहे का दरवाजा अपने कब्जों पर चरमराया। कुछ क्षणों में वह फिर खुला और एक छोटे चौकोर मॉन्क को अंदर आने दिया जिसका चेहरा भारी, शांत और अधिकार भरा था। आपने मुझे बुलाया पूज्य पिताजी? हाँ ब्रदर जेरोम, मेरी इच्छा है कि यह मामला कम से कम बदनामी के साथ निपटाया जाए, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि मिसाल सबके सामने रखी जाए। एबट अब लैटिन में बोल रहे थे, ऐसी भाषा में जो अपनी उम्र और गरिमा के कारण 2 उच्च पदाधिकारियों के विचार व्यक्त करने के लिए ज्यादा उपयुक्त थी। शायद बेहतर होगा कि नौसिखियों को अंदर न आने दिया जाए, मास्टर ने सुझाव दिया। किसी औरत का जिक्र उनके ध्यान को पवित्र चिंतन से हटाकर सांसारिक और बुरे विचारों की तरफ ले जा सकता है। औरत एबट कराह उठे। पवित्र क्रिसोस्टम ने ठीक ही उन्हें रेडिक्स मलोरम कहा है। ईव से लेकर आज तक किसी औरत से क्या भलाई आई है? यह शिकायत किसने की है? ब्रदर एम्ब्रोज ने। एक पवित्र और धर्मनिष्ठ युवक। हर नौसिखिए के लिए एक रोशनी और मिसाल। तो इस मामले को हमारी पुरानी मठ परंपरा के अनुसार तय किया जाए। चांसलर और उपचांसलर से कहो कि भाइयों को उम्र के हिसाब से अंदर लाए, साथ ही ब्रदर जॉन जो अभियुक्त है और ब्रदर एम्ब्रोज जो अभियोग लगाने वाला है, और नौसिखिए। उन्हें क्लॉइस्टर की उत्तरी गली में रुकने दो। रुको। उपचांसलर से कहो कि थॉमस लेक्टर को उनके पास भेजे ताकि वह गेस्टा बीटी बेनेडिक्टी का पाठ करे। इससे वे मूर्खतापूर्ण और खतरनाक बकवास से बचे रहेंगे। एबट फिर अकेले रह गए और उन्होंने अपना पतला धुंधला चेहरा अपनी सजीदजी प्रार्थना पुस्तिका पर झुका लिया। वे ऐसे ही रहे जबकि सीनियर मॉन्क धीरे धीरे और संयम से कक्ष में आते रहे और दोनों तरफ दीवारों के साथ लगी लंबी बलूत की बेंचों पर बैठते गए। सबसे दूर के छोर पर एबट की कुर्सी जितनी बड़ी 2 ऊंची कुर्सियों में, हालांकि उतनी बारीक नक्काशी वाली नहीं, नौसिखियों के मास्टर और चांसलर बैठे थे। चांसलर एक चौड़े और भारी भरकम पादरी थे जिनकी गहरी मजाकिया आंखें थीं और उनके मुंडे सिर के चारों ओर घुंघराले काले बालों की मोटी फसल उगी थी। उनके बीच एक दुबला सफेद चेहरे वाला भाई खड़ा था जो बेचैन लग रहा था, अपने पैर इधर-उधर हिला रहा था और हाथ में पकड़े लंबे चर्मपत्र को घबराहट से अपनी ठुड्डी पर थपथपा रहा था। एबट ने अपनी ऊंची जगह से चेहरों की 2 लंबी कतारों को देखा,
ज्यादातर शांत और धूप में तपे हुए, बड़ी भी बैल जैसी आंखें और बिना झुर्रियों के चेहरे जो उनके आसान अपरिवर्तनीय जीवन की कहानी कह रहे थे। फिर उन्होंने अपनी तीखी जलती निगाहें सामने खड़े पीले चेहरे वाले मॉन्क पर डाल दी। यह शिकायत तुम्हारी है, जैसा मैं समझता हूँ, ब्रदर एम्ब्रोज, उन्होंने कहा। पवित्र बेनेडिक्ट, हमारे घर के संरक्षक, आज यहाँ उपस्थित हो और हमारे निर्णय में सहायता करे। कितने आरोप है? 3 परम पूज्य पिताजी, भाई ने धीमी और कांपती आवाज में जवाब दिया। क्या तुमने उन्हें नियमानुसार लिखा है? वे यहाँ भेड़ की खाल के एक टुकड़े पर लिखे हैं, परम पूज्य पिताजी। वह भेड़ की खाल चांसलर को दे दो। ब्रदर जॉन को अंदर लाओ और उसे वे शिकायतें सुनने दो जो उसके खिलाफ लगाई गई है। इस आदेश पर एक लेब्रदर ने दरवाजा खोला और 2 अन्य लेब्रदर अंदर आए जो अपने बीच एक युवा नौसिखिए को ला रहे थे। वह विशाल कद का आदमी था, गहरी आंखों और लाल बालों वाला, और उसके साहसी सुगठित चेहरे पर एक अजीब सी आधी मजाकिया, आधी विद्रोही भावना थी। उसका कंटोप पीछे कंधों पर गिरा हुआ था और उसका चोगा ऊपर से खुला था, जिससे एक गोल मजबूत गर्दन दिख रही थी, लाल और रस्सी जैसी, जैसे चीड़ के पेड़ की छाल। उसके चोगे की चौड़ी बाहों से मोटी मांसल भुजाएं बाहर निकल रही थीं, जिन पर हल्के लाल रोए थे, और एक तरफ से ऊपर उठी उसकी सफेद कमीज से एक विशाल गुंथी हुई टांग की झलक दिखती थी, जो झाड़ियों की खरोंचों से स्खमी और फटी हुई थी। एबट को एक झुककर सलाम करते हुए, जिसमें शायद श्रद्धा से ज्यादा मजाकियापन था, नौसिखिया उस नक्काशीदार प्रीड्यू की तरफ बढ़ा जो उसके लिए रखा गया था, और एबट के अपने घरेलू प्रार्थनाओं में इस्तेमाल होने वाली सोने की घंटी पर हाथ रखकर चुप और सीधा खड़ा हो गया। उसकी काली आंखें तेजी से सभा का जायजा ले गईं, और आखिरकार एक कठोर और धमकी भरी चमक के साथ अपने अभियोग लगाने वाले के चेहरे पर जा टिकीं। चैम्बरलेन उठा और धीरे धीरे चर्मपत्र को खोलकर एक भारी और आडंबरपूर्ण आवाज में उसे पढ़ने लगा, जबकि भाइयों के बीच हल्की सरसराहट और हलचल उस रुचि को बता रही थी जिससे वे कार्यवाही देख रहे थे। आरोप जो अजम्पशन के पर्व के बाद दूसरे गुरुवार को प्रभु वर्ष 1366 में ब्रदर जॉन के खिलाफ लगाए गए, जो पहले होर्डल जॉन या जॉन ऑफ होर्डल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब सिस्टर्शंस के पवित्र मठ संप्रदाय में एक नौसिखिया है। इसी दिन ब्यूल्यू एब्बे में परम श्रद्धेय एबट बेरघेश और इकट्ठे हुए संप्रदाय की उपस्थिति में पढ़ा गया। उक्त ब्रदर जॉन के खिलाफ आरोप निम्नलिखित हैं, अर्थात पहला, कि अजम्पशन के उपरोक्त पर्व पर जब नौसिखियों को हर 4 पर 1 क्वार्ट के हिसाब से हल्की बियर दी गई थी, उक्त ब्रदर जॉन ने एक ही घूंट में पूरा बर्तन खाली कर दिया, जिससे ब्रदर पॉल, ब्रदर पोरफायरी और ब्रदर एम्ब्रोज को नुकसान हुआ, जो अपनी अत्यधिक प्यास के कारण बमुश्किल नमकीन सूखी मछली का अपना दोपहर भोजन खा सके। इस गंभीर अभियोग पर नौसिखिए ने हाथ उठाकर होंठ हिलाया, जबकि शांत सीनियर भाई भी एक दूसरे को देखकर और अपनी हंसी छिपाने के लिए खांसने लगे। सिर्फ एबट अकेले धुंधले और अडिग बैठे रहे, तने चेहरे और गहरी सोच में डूबी आंखों के साथ। दूसरा, कि नौसिखियों के मास्टर द्वारा यह बताए जाने पर कि उसे पवित्र ऑगस्टीन की माता सेंट मोनिका के अधिक सम्मान और महिमा के लिए 2 दिन तक अपना भोजन चोकर और सेम की एक अकेली 3 पाउंड रोटी तक सीमित रखना चाहिए, उसने, जैसा ब्रदर एम्ब्रोज और अन्य ने सुना, यह कहा कि उसकी इच्छा है कि 20,000 शैतान उड़ाकर ले जाएं उक्त मोनिका को, पवित्र ऑगस्टीन की माता को, या किसी भी दूसरे संत को जो आदमी और उसके खाने के बीच आए। तीसरा, कि जब ब्रदर एम्ब्रोज ने इस ईशनिंदा भरी इच्छा के लिए उसे फटकारा,
तो उसने उक्त भाई को मुंह नीचे करके पिस्काटोरियम या मछली तालाब के ऊपर इतनी देर तक लटकाए रखा कि उक्त भाई अपनी आने वाली मौत के खिलाफ अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए एक पेटर और 4 एवे दोहरा सका। इस गंभीर आरोप पर सफेद चोगे वाले भाइयों के बीच भिनभिनाहट और बड़बड़ाहट फैल गई, लेकिन एबट ने अपना लंबा कांपता हाथ उठा लिया। फिर क्या? उन्होंने कहा। चौथा कि जेम्स द लेस के पर्व पर नोन्स और वेस्पर्स के बीच उक्त ब्रदर जॉन को ब्रोकनहर्स्ट रोड पर उस जगह के पास जो हैचेट्स पॉन्ड के नाम से जानी जाती है, दूसरे लिंग के एक व्यक्ति के साथ बातचीत में देखा गया, जो मेरी सोली नाम की एक युवती थी, जो राजा के वर्डरर की बेटी थी। पांचवा की तरह तरह के मजाक और ठट्ठों के बाद उक्त ब्रदर जॉन ने उक्त मेरी सोली को उठा लिया और एक नदी के पार ले गया। शैतान की अनंत प्रसन्नता और अपनी आत्मा के अत्यधिक नुकसान के लिए, और यह निंदनीय और जानबूझकर किया गया पतन हमारे संप्रदाय के 3 सदस्यों ने देखा। पूरे कमरे में गहरी खामोशी छा गई और सिरों का हिलना और आंखों का ऊपर उठना समुदाय के पवित्र आतंक को बता रहा था। एबर्ट ने अपनी धुंधली भौहों को अपनी तीखी सवालिया आंखों पर और नीचे खींच लिया। इस बात की पुष्टि कौन कर सकता है? उन्होंने पूछा। मैं कर सकता हूं, अभियोग लगाने वाले ने जवाब दिया। और ब्रदर पोरफायरी भी, जो मेरे साथ था, और स्पिकेरियम का ब्रदर मार्क, जो इस दृश्य से इतना विचलित और अंदरूनी रूप से परेशान हुआ है कि अब बुखार में पड़ा है। और वह औरत? एबर्ट ने पूछा। क्या वह विलाप और शोक नहीं करने लगी कि एक भाई ने खुद को ऐसा गिराया? नहीं, वह तो उसे देखकर मीठा मीठा मुस्कुराई और उसने उसका शुक्रिया अदा किया। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं और ब्रदर पोरफायरी भी। तुम कर सकते हो। एबर्ट ऊंची तूफानी आवाज में चिल्लाए। तुम कर सकते हो। क्या तुम भूल गए कि संप्रदाय का 35वां नियम कहता है कि किसी औरत की मौजूदगी में चेहरा हमेशा दूसरी तरफ फेरा रहे और आंखें नीची रहे? क्या तुम भूल गए? मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारी आंखें तुम्हारी सैंडलों पर थी, तो तुम्हें मुस्कान कैसे दिखाई दी जिसकी तुम बकवास कर रहे हो? एक हफ्ता अपनी कोठरियों में, झूठे भाइयों, एक हफ्ता राई की रोटी और दाल का, दुगने लॉर्ड्स और दुगने मैटिन्स के साथ। इससे शायद तुम्हें उन कानूनों की याद आ जाए जिनके तहत तुम रहते हो। इस अचानक क्रोध के विस्फोट पर दोनों गवाहों ने अपने चेहरे छातियों में छिपा लिए और कुचले हुए आदमियों की तरह बैठ गए। एबर्ट ने अपनी गुस्से भरी आंखें उनसे हटाकर अभियुक्त पर डाल दीं, जिसने उनकी खोजी निगाहों का मुकाबला एक दृढ़ और शांत चेहरे से किया। इन भारी बातों के बारे में तुम्हें क्या कहना है जो तुम्हारे खिलाफ लगाई गई है, ब्रदर जॉन? बहुत कम, अच्छे पिताजी, बहुत कम। नौसिखिए ने कहा, और वह चौड़ी वेस्ट सैक्सॉन लय में अंग्रेजी बोल रहा था। भाई, जो सब के सब अंग्रेज थे, इस घरेलू लेकिन फिर भी अपरिचित भाषा की आवाज पर कान खड़े करके सुनने लगे, लेकिन एबर्ट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने अपनी कुर्सी की बलूत की बाह पर हाथ मारा। यह कैसी बोली है? वह चिल्लाए। क्या एक पुराने और मशहूर मठ की दीवारों के अंदर यह जबान इस्तेमाल की जाएगी? लेकिन अनुग्रह और विद्या हमेशा साथ साथ चले है, और जब एक खो जाए तो दूसरे की तलाश बेकार है। मैं इस बारे में नहीं जानता, ब्रदर जॉन ने कहा। मैं सिर्फ यह जानता हूं कि ये शब्द मेरे मुंह पर अपने आप आते हैं, क्योंकि यह मेरे बाप दादा की बोली थी। आपकी इजाजत से मैं या तो अब इसी में बोलूंगा या चुप रहूंगा। एबर्ट ने अपना पैर थपथपाया और सिर हिलाया, जैसे कोई एक बात को जाने देता है लेकिन भूलता नहीं।
रही बात बियर की, ब्रदर जॉन ने जारी रखा। मैं खेतों से गर्म होकर आया था और मुझे इस चीज का स्वाद लेने का मौका भी नहीं मिला था कि मेरी नजर बर्तन के पेंदे पर जा पड़ी। हो सकता है कि चोकर और सेम के बारे में मैंने कुछ रूखाई से बात की हो, क्योंकि वह घटिया खाना है और मेरे कद के आदमी के लिए नाकाफी है। यह भी सच है कि मैंने इस बेवकूफ ब्रदर एम्ब्रोस पर हाथ डाला, हालांकि जैसा आप देख सकते हैं, मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रही बात उस लड़की की, तो यह भी सच है कि मैंने उसे नदी पार करवा दी। उसने अपने मोजे और जूते पहने हुए थे, जबकि मेरे पास सिर्फ लकड़ी की सैंडल थी जिन्हें पानी से कोई नुकसान नहीं हो सकता था। मुझे अपनी मर्दानगी पर उतनी ही शर्म आती जितनी अपने मोनकधर्म पर, अगर मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने से रोक लिया होता। वह बोलते हुए चारों ओर उसी अधखिली मुस्कान से देख रहा था जो पूरी कार्रवाई के दौरान उसके चेहरे पर थी। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, एबट ने कहा। उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। अब बस मेरे लिए यह तय करना बाकी है कि उसके बुरे आचरण की क्या सजा दी जाए। वह उठे और भाइयों की दो लंबी कतारों ने उनका अनुसरण किया, डरी हुई नजरों से गुस्साए हुए प्रीलेट की तरफ देखते हुए। जॉन ऑफ होर्डल, वह गरजे। तुमने अपने 2 महीने के नौसिखियापन में खुद को एक गिरा हुआ मॉन्क साबित किया है, और एक ऐसा व्यक्ति जो उस सफेद चोगे को पहनने के लायक नहीं है जो बेदाग आत्मा का बाहरी प्रतीक है। इसलिए वह चोगा तुमसे उतारा जाएगा और तुम्हें बाहरी दुनिया में बिना क्लर्कशिप के लाभ के और धन्य बेनेडिक्ट की देखरेख में रहने वालों की कृपा और आशीर्वाद में बिना हिस्से या भाग के फेंक दिया जाएगा। तुम तो बोलियू लौटोगे और नहीं बोलियू की किसी ग्रेंज में, और तुम्हारा नाम संप्रदाय की पट्टियों से काट दिया जाएगा। यह सजा पुराने मॉन्को को भयानक लग रही थी, जो एब्बे के सुरक्षित और नियमित जीवन के इतने आदी हो गए थे कि वे बाहरी दुनिया में बच्चों की तरह बेबस हो जाते। अपने पवित्र मरुद्यान से वे जिंदगी के रेगिस्तान की तरफ सपनीली निगाहों से देखते थे, ऐसी जगह जो तूफानों और संघर्षों से भरी थी, बिना आराम, बिना चैन और बुराई के साये में डूबी हुई। लेकिन युवा नौसिखिए के मन में कुछ और ही विचार थे, क्योंकि उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। प्रीलेट के पहले से धधकते गुस्से में घी डालने के लिए बस इसी बात की कमी थी। तुम्हारी आध्यात्मिक सजा के लिए इतना काफी है, वह चिल्लाए। लेकिन तुम्हारी जैसी प्रकृति वालों के मामले में हमें तुम्हारी स्थूल भावनाओं की तरफ मुड़ना पड़ेगा, और चूंकि अब तुम पवित्र चर्च की ढाल के नीचे नहीं हो तो कठिनाई भी कम है। अरे वहाँ ले ब्रदर्स, फ्रांसिस, नाओमी, जोसेफ, इसे पकड़ो और इसकी बाहें बांधो। इसे बाहर घसीटो और वनरक्षकों और दरबानों से कहो कि इसे परिसर से कोड़े मारकर बाहर निकाले। जैसे ही ये 3 भाई एब्बट के आदेश का पालन करने के लिए उसकी तरफ बढ़े, नौसिखिए के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने अपनी तीखी भूरी आंखों से दाएं बाएं देखा जैसे कोई सांड कुत्तों से घिरे अखाड़े में खड़ा हो। फिर अचानक एक गहरी छाती वाली दहाड़ के साथ उसने भारी बलूत की प्रीड्यू उठाकर मारने के लिए तान ली और 2 कदम पीछे हट गया ताकि कोई उसे बढ़त में न पकड़ ले। वल्थम की काली सलीब की कसम, अगर तुममें से किसी कमीने ने मेरे चोगे के किनारे पर उंगली भी रची, तो मैं उसकी खोपड़ी को बादाम की तरह कुचल दूंगा। उसकी मोटी गुंथी बाहों, उसकी गरजती आवाज और उसके खड़े लाल बालों के साथ उस आदमी में कुछ ऐसा डरावना था कि तीनों भाई उसकी निगाह भर से पीछे हट गए और सफेद मॉन्को की दोनों कतारें तूफान में चिनार के पेड़ों की तरह उससे दूर खींच गईं। सिर्फ एबट चमकती आंखों के साथ आगे बढ़े, लेकिन चांसलर और मास्टर ने उनकी दोनों बाहें पकड़ लीं और उन्हें खतरे के रास्ते से पीछे खींच लिया। इस पर शैतान सवार है, वे चिल्लाए।
भागो ब्रदर एम्ब्रोज, ब्रदर जोची। मिल के ह्यूग को बुलाओ और वुडमैन वॉट को और राउल को उसकी आर्बलिस्ट और तीरों के साथ। उनसे कहो कि हमें अपनी जान का खतरा है। भागो भागो, वर्जिन के प्यार के लिए। लेकिन नौसिखिया एक योद्धा होने के साथ साथ एक रणनीतिकार भी था। आगे छलांग लगाकर उसने अपना भारी हथियार ब्रदर एम्ब्रोस पर फेंक दिया, और जैसे ही डेस्क और मॉन्क एक साथ फर्श पर गिरे, वह खुले दरवाजे से निकलकर घुमावदार सीढ़ियों से नीचे कूद गया। दरबान की कोठरी पर सोता हुआ बूढ़ा ब्रदर अथनेजियस चमकते पैरों और उड़ते चोगे की एक पल भर की झलक देख सका, लेकिन इससे पहले कि उसे अपनी आंखें मलने का मौका मिलता, भगोड़ा लॉन्च पार कर चुका था और जितनी तेजी से उसकी सैंडल लिंडहर्स्ट रोड पर थपथप कर सकती थी, भागा जा रहा था।